एक गैर मारूफ इलाके, एक गैर मसरूफ़ सड़क के किनारे से ज़रा आगे वो एक ढलान नुमा जगह पर दोनों घुटनों पर बाजू टिकाए बैठा था। फरजाम आबादी के निशानात ज़रा दूर ही मालूम हो जाते थे। वक्फे वक्फे से सड़क पर से कोई ना कोई गाड़ी मामूल की रफ्तार से गुजर जाती तो ज़िंदगी के शवाहिद ज़िंदा हो जाते। यहाँ बैठने से पहले उसने एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की कोशिश की। उफ़क जाए भाड़ में सोच कर उससे खाना नहीं खाया गया। उसने कॉफ़ी पीने की कोशिश की और कॉफ़ी ठंडी होती रही। वो एक बार में भी गया। वो खुद से बेखुद हो जाना चाहता था। उसका दिमाग सोचे जा रहा था। वो उसे सुला देना चाहता था। वो हर उस ज़ुबान को बंद कर देना चाहता था जो उससे हज़ारों तरह के सवाल कर रही थी, उसे उकसा रही थी, बहला रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। इतने सारे सवाल जो उसके अंदर उठ रहे थे, उसके पास उन सब का जवाब नहीं था। ऑर्डर देकर वो उठ गया। वॉशरूम जाकर वो बिला वजह मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगा। उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि उसे करना क्या है, वो क्या कर रहा है। कल उसकी ज़िंदगी कुछ और थी, आज कुछ और थी। कल तक ही जो थी वही ज़िंदगी थी। उसे उफ़क पर गुस्सा था। वो बेहद नाराज़ था। उसकी शोखी जाती रही। वो बदतमीज़ी की हद तक बदमिजाज हो गया। यही तजवीज़ करदा सज़ा थी उसकी तरफ से उफ़क के लिए। वो बददिल भी हुआ था और उफ़क को एक थप्पड़ भी मारना चाहता था। और ये सब बस यहाँ तक ही था। वो उफ़क को निकाल बाहिर नहीं करना चाहता था। बीवी वो तुम्हारी होगी, महबूबा वो मेरी है, वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। ऐसे लफ्ज़ों की बाज़गश्त पर वो उस वक्त घर से बाहर ना होता तो कहाँ होता। मैं उसकी जान हूँ। मुझे यकीन है इतने साल उसने मेरी गुमशुदगी का सोग ही मनाया होगा। उस जैसी लड़की मोहब्बत के नाम पर खेल नहीं खेलती। ये वो औरतें होती हैं जो मोहब्बत के नाम पर जो पौधा लगाती हैं उसके नीचे अपनी कब्र बनाती हैं। फरजाम ने अपना सर थाम लिया। वो बार बार अपना जहन झटक रहा था। वो उफ़क को सोचना नहीं चाहता था। वो किसी पुरसुकून जगह पर जाकर अपने जहन को सुला देना चाहता था। उसे ख्याल सा आया ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन पीछे चली जाए तो वो उफ़क को लेकर कहीं चला जाए। उसने उस इंसान की ये सब बातें ना सुनी होती जो अब उसके हर यकीन को बेयकीन कर रही थी। वो उफ़क को जानता था। उस जानने को वो अब भूल रहा था। वो उफ़क से मोहब्बत करता है, उसमें शक नहीं था। वो भी उससे मोहब्बत करती है, इस पर उसका यकीन खो गया था। उसे अदन की कही बात सच लग रही थी। वो बकवास कर गया था। वो मक्कार है, वो उफ़क का अमान है। वो उन्हें बर्बाद करना चाहता था। वो तो सिर्फ हकीकत बयान कर गया। वो उफ़क को चाहता है। वो उफ़क की तर्जुमानी कर गया। वो पहले को रद्द करते, दूसरे से सर उठाते। ख़यालात उसके अंदर जंग की हालत में थे। उसकी अकल उरूज और ज़वाल के हंडोले में झूल रही थी। रोमी गई तो वो रोता रहा। कई बार उसका जी चाहा उसे फ़ोन करे और उसे बताए कि ऐसे चले जाने से, ऐसे अपना कर छोड़ देने से क्या क्या होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो रोमी की मोहब्बत को, रोमी सी मोहब्बत को दोबारा ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता था। उफ़क जा रही है तो उसकी जान क्यों निकल रही है। अब वो रोएगा नहीं, अब वो मर जाएगा। क्या नया होगा, जाने कितने चलते फिरते अपनी लाश लिए फिरते हैं। सो गुड बाय, प्लीज़ डोंट क्राई। अच्छा तो फिर अलविदा। देखो रोना नहीं। उसे यह साथ मनहूस लगी। हस्टन विटनी के उस अलविदा का याद आना मनहूस लगा। तो क्या वो उफ़क को अलविदा कह आया है? क्या मोहब्बतों में ऐसे अलविदा कह देना जायज़ है? आई विल ऑलवेज़ लव यू। उसने उफ़क का हाथ अपने शाने पर रखा। साइमन की न्यू ईयर पार्टी में विटने के इंस्ट्रूमेंटल इश्क को बहुत सोने जिंदा जावेद किया। वो मबहूत देखता रहा। उससे पहले उसे मालूम नहीं था मोहब्बत रक्स की कैफियत में उसे भी फुसू जगाती है। दरअसल जिस दिल के अंदर मोहब्बत दर आने लगी हो उसे हर चीज़ रक्सा नज़र आती है। इफ़ आई शुड स्टे आई वुड ओनली बी इन योर वे। तुम मुझे गिरा दोगी। काश तुम कभी एक काम तो मेरी खुशी के लिए कर सको। उसने उसकी कमर में बाजू हमल किया और उसके रंग बदलते हुस्न को देखने लगा। वो अपनी जगह से जुम्बिश भी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कर ही नहीं सकती थी। वही शहज़ादी थी ना जो सबसे छुप कर अपने शहज़ादे के लिए मीठे मीठे गीत गाती है, बालकनी में खड़ी होती है, चाँद को देखती है और जंगल में निकल जाती है अपनी बेहतरीन पोशाक में मलबूस, सारा हार सिंगार किए, मीठी आवाज़ में तरन्नुम से उसे बुलाती है, उसे ढूंढती है। और जब उसका महबूब आ जाता है तो छिपने के लिए जगह तलाश करती है। और अगर वो उसके बालों की एक लट को ही छू लेता है तो काँप कर भाग जाती है और फिर रात भर मुस्कुराती रहती है। ऐसे करने में तुम्हारा क्या जाता है उफ़क? वो उसे दिखा रहा था कि वो सिर्फ मजाकन ही ये सब कर रहा है, जबकि वो बेहद संजीदा था। मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मुझे डांस नहीं आता। शहज़ादी डर गई। अंग्रेज़ होने से रक्स नहीं आता, मोहब्बत हो जाने से आता है।
क्या तुमने दीवानों को रक्स की कैफियत में नहीं देखा? वो उसे कैसे समझाता कि इश्क में झूम जाने किसी कैफियत में वो था। सो आई विल गो बट आई नो आई विल थिंक ऑफ यू एवरी स्टेप। और मैं चला ही जाऊंगा और हमेशा हर मोड़ पर तुम्हें ही सोचूंगा। वो बैठा था, वो उफ़क़ की तरफ नहीं जा रहा था। सो गुड बाय, गुड बाय। अच्छा तो फिर अलविदा, अलविदा। इस सब का हिसाब करने में इनकी ज़िंदगी में ये सब क्या हो गया? बहुत वक्त नहीं, बहुत हौसला चाहिए था। इसमें यह हौसला अभी नहीं था। गुमनाम सी सड़क के किनारे बैठे उफ़क़ अदन से मोहब्बत करती है। सोच आते ही उसका जी चाहा किसी कार के सामने आ जाए या ख़ुद को नोच डाले, लेकिन क्यों? जब बात ही ख़त्म हो गई वो उफ़क़ को छोड़ देगा। बस सब ठीक। सर को थाम कर वो उस सब ठीक को लेकर बैठा क्यों है? किसी आरामदायक जगह पर जाकर आराम क्यों नहीं करता? जहाँ वो बैठा था वो जगह खिसक रही थी। वो जानता था जहाँ जहाँ वो उफ़क़ को खुद में से झटक कर खड़ा होगा, ज़मीन उसके वजूद के नीचे से खिसकेगी। उफ़क़ ना रही तो उसके पास क्या रहेगा? उसने अपनी आंखें मस ली। उफ़क़ ने उसे एक शलवार सूट खुद डिज़ाइन करके भेजा था, सिर्फ ख़ास उसके लिए, जिसके साथ सियाह रंग की मर्दाना शाल भी थी। जिस अलमारी में उसने वो शलवार सूट हैंग किया था उसे वो खोल कर देखता था। ऐसे ही आते जाते देखता रहता। फिर उसने कील ठोक कर उसे लटका लिया। अहमद की थीम पार्टी में वो पहन न सका, उस पर कुछ भी गिर सकता था। एक हिंदुस्तानी हम जमात की शादी में पहनने के लिए उसने 1 घंटा लगाकर अच्छी तरह इस्त्री किया और फिर उसे ख्याल आया कि रिवायती हिंदुस्तानी खानों में से अगर उस पर कुछ गिर गया तो उस दाग को कौन मिटाएगा? अगर वो दाग ना मिटा तो? जुमा के दिन सूट को पहनकर वो कमरे में ही बैठा पड़ता रहा। जब वो कॉफ़ी बनाने के लिए उठा तो वापस अपने पुराने लिबास में आ गया, सिर्फ आधे घंटे बाद ही। फिर उसे वो सूट कब पहनना चाहिए उसने ये सोचना छोड़ दिया। बेड के ऐन सामने की दीवार पर वो उफ़क़ के आने से पहले तक लटका रहा। उस पर नज़र पड़ते ही उसके रोम में चिराग जल उठते। रोज़ के लिए दीपक राग बन गया। इल्हामी मोहब्बत उसे मुकम्मल करती जा रही थी। अपने एहसासात के मुख्तलिफ़ अशकाल पर वो खुद ही फ़िदा होता जा रहा था। कौन है जो महबूब बनना नहीं चाहता? कौन है जो महबूब को पाना नहीं चाहता? अब जो कुछ उसके अंदर जल चुका था वो बूझा तो वो मर जाएगा। क्या अभी भी शक था? अभी भी कोई शक था फरजाम को? मैं खुद छोड़ दूंगा उफ़क़ को, वो बुलंद आवाज़ से बड़बड़ाया ताकि ख़ुद को पुकार कर सके। अपनी ज़ुबान से अपने दिल को सुना रहा था। उसने ठीक कहा था। अब अगर किसी रिश्ते ताल्लुक़ से उसे सदमा मिला तो वो उसकी जान ले लेगा। वो उसकी जान ले रहा था। वो उफ़क़ को छोड़ देगा, यानी अपनी जान दे देगा। दोबारा उसने रोमी को वक्फे से फ़ोन किया था शुक्रिया अदा करने के लिए। वो बुरी तरह से चिढ़ गई। मालूम है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। गलत मालूम है। खुदा ने उसे फ़ुर्सत से नहीं बनाया, खुदा ने उसे अपने बेपाया मोहब्बत से बनाया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे निकाल बाही ना करती, अगर तुम सब वो ना करते तो मैं खुदा का इतना शुक्रगुज़ार ना हो पाता। अब मुझे मालूम हो गया रोमी, खुदा की रहमत किसे कहते हैं। मुझ पर वो उफ़क़ के नाम से नाजिल की गई रहमत को ज़हमत बनते देर नहीं लगती। तुम बद्दुआ दो तो भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम खुशगुमान रहो तो भी ऐसा हो सकता है। ये दुनिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हो चुका है रोमी। कार्बन कॉपी की बजाय कायनात के मुसव्विर ने मुझे असल तस्वीर थमा दी है। इस तस्वीर का उन्वान उफ़क़ है। इस तस्वीर का खालिक खुदा है। इस तस्वीर का मालिक फरजाम को बनाया गया है। वो खुश हो रहा था। उन गुज़रे सालों में वो बहुत खुश रहा था। कपल्स डांस के दौरान उसने ईमा को इनकार कर दिया। मैं किसी और का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका? वो समझी किसी और हम जमात का। कोई बहुत ही ख़ास। वो आगे बढ़ गई। वो बहुत ही ख़ास 11 माह बाद अमेरिका आ सकी। जो दिल होता है ना, ये मुकम्मल वजूद से परे अलग किसी और ही मकाम पर मौजूद होता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी के वजूद ने क्या फ़ैसला किया है। ये अपने फ़ैसले खुद करता है। इस दिल के मकाम पर बाकी का वजूद चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। उसने याद करना चाहा कि वो उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं। उसे याद नहीं आ रहा था। गहरी हुई रात में वो गहराई में डूब चुका था। अलबत्ता उसे वो वक्त ज़रूर याद आ रहा था जब वो एक पुतला बनी उनके पास काम किया करती थी। एक ऐसा पुतला जिसे ये तो मालूम था कि उसे काम करना है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि खुश कैसे होना है, होना भी है या नहीं।
और होना भी क्यों है। वो एक सवालिया वजूद थी। उसे देखते ही कई सवाल जाग उठते। वो उससे मोहब्बत नहीं करती। फरजाम को यकीन सा हुआ। शुकूक व शौबात के पाताल में वो पूर डूब चुका था। अदन का जहर असर दिखा रहा था। एक गहरा सन्नाटा फटकर फैला। दर्द की एक गहरी तेज़ लहर उसके वजूद में लहरा कर फैली। खुदकशी करने वाला आखिरी बार तो सोचता ही होगा, आखिर ये मौत ही क्यों। मारने वाला ना जानता हो, मरने वाला तो जानता ही है, ताकि वो मर रहा है। वो उठ खड़ा हुआ। बोस्टन में रहने वाले दो लोगों पर एक ही क़यामत जुदा जुदा मुकामात पर एक ही अंदाज से गुजर रही थी। फरजाम ने सर को झटका। कोशिश करके भी वो दिल को ना झटक सका। ऐसी कोशिश बार बार करने से भी कामयाबी नहीं हुई। ऐसी कोशिश बार बार करने की कोशिश भी तो नहीं की जाती ना। मंगनी टूट जाने पर वो 10 बार रोमी के पास गया था। मोहब्बत के टूट जाने पर उसे 1000 बार तो जाना ही चाहिए। उसने कार स्टार्ट की। उसे ताउम्र जाते रहना चाहिए। एक मोहब्बत के लिए सिर्फ इतना करने में क्या जाता है। अदन अपने फ्लैट तक जाने के लिए बस में बैठा था। पिछले 1.5 घंटे से वो बस में बैठा था। उसका मतलूबा स्टॉप आकर गुजर चुका था। आखिरी बस स्टॉप पर उसे उतरना ही पड़ा। उसे फिर मालूम हुआ कि वो कितनी दूर आ चुका है। वो इतनी दूर कैसे आ गया, उसे मालूम क्यों ना हुआ। उसे वापसी की जल्दी नहीं थी, ऐसी जगह जाने की जहाँ उसके सोने के लिए एक बिस्तर मौजूद है। सिर्फ सोने के लिए ही घरों को कौन जाता है। वो चलता जा रहा था, कहीं तो वो रुक ही जाएगा। चंद दिन पहले वो बन ठन कर मारिया के पास गया था। वो उसके बाप के पास भी जाना चाहता था। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो बाहर आ चुका है, वो बेकसूर है। वो उन्हें ज़रा सा डरा भी देना चाहता था कि उसके इस तरह जेल जाने पर उनके रद्द अमल को वो कभी नहीं भूलेगा। कभी न कभी उन्हें चोट ज़रूर पहुंचाएगा। मारिया 3-4 मज़ीद शादियां तो कर ही चुकी होगी। उसे ऐसे देखकर ज़रूर पछताएगी। अदन जैसे काबिल डॉक्टर को क्यों हाथ से जाने दिया। बाहर आ ही गया ना, क्यों तलाक ली। उसका बाप ज़रूर हाथ मलेगा। नशा कर करके कहीं मर ही ना गई हो। उसने ज़ेर लब गालियाँ दी, खालिस्तान वही गालियाँ जो उस पर तशद्दुद करने वाले दिया करते थे। उन गालियों के लायक सिर्फ मारिया ही थी। उसे शक था कि अगर वो ज़िंदा हुई तो उसे अमेरिका में नहीं मिलेगी। अजीज़ का कहना था कि वो एक लंबे अरसे के लिए अमेरिका छोड़ गए हैं। आका को उसने तलाश किया था, वो बोस्टन ही में था। मारिया से मुतल्लिक कोई खबर नहीं मिली थी। नेट से वो अपने और उसके घर गया। वो घर बिक चुका था। नाचार उसे आगा से बात करनी पड़ी। उसे पहचान कर वो चुप हो गए। क्या चाहते हो? मारिया से मिलना चाहता हूँ, उसने ऐसे कहा जैसे अगले इलेक्शन में वो गवर्नर की सीट के लिए खड़ा होने वाला है। फारिग वक्त में वो मारिया से भी मिल लेना चाहता है। ज़रा देर खामोशी रही। वही उसके फ़िरौन सिफत साबिक ससुर की अजीम आदत। 10 मिनट बाद उसे दोबारा फ़ोन किया गया। मारिया के घर का पता लिखवाया गया। वो खूब हंसा, यानी उसकी गिरी हुई लड़की को फिर उसके सामने किया जा रहा था। फिर से उसे इलाज की ज़रूरत होगी। इस बार वो उसे उसका नफीस खुलासा ज़रूर सुना आएगा। वो टैक्सी से गया था और घरों के नंबर्स पढ़ रहा था। फिर उसे ये ज़रूरत भी ना रही। एक बड़े घर के सामने बने खुले और वसी लॉन में उसे मारिया खड़ी नज़र आ गई। वो पौधों और फूलों के साथ मसरूफ़ थी। वो ऐसे मसरूफ़ थी जैसे ये दुनिया का मुकद्दस तरीन काम हो। करीब ही घास काटने की मशीन रखी थी, जिसके साथ एक 2-2.5 साल बच्चा ज़ोर आजमाई कर रहा था। मारिया घर की रविश पर खड़े होकर उसने आवाज़ दी। मारिया पलटी। उसका हुस्न, उफ़, उसका वो बेमिसाल हुस्न। अदन ने झुरझुरी ली। अमेरिकन मैगजीन में छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, डांस फ्लोर पर जमकर नाचने वाली का हुस्न नहीं था वो। बार में कभी उसकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में, कभी इस कोने कभी उस कोने में। ये वो हुस्न नहीं था जिसको देखकर खबासत से आंख मारी जाए। नहीं, अब उसे देखकर ये जुरात नहीं की जा सकती थी। ओह अदन। वो फ़ौरन उसकी तरफ आई। सियाह फाम बच्चा भी मारिया के साथ उसकी तरफ लपका। मेरा ख्याल था तुम 1-2 दिन में आओगे। पापा ने फ़ोन किया था। आओ, कहाँ बैठोगे? आ जाओ, अंदर ही चलते हैं। पलटकर उसने बेबी कॉट उठा लिया, जिसमें उसकी शबाहत लिए एक बच्चा आंखें खोले दराज था। ओह अदन। वो फ़ौरन उसकी तरफ आई। सियाह फाम बच्चा भी मारिया के साथ उसकी तरफ लपका। मेरा ख्याल था तुम 1-2 दिन में आओगे। पापा ने फ़ोन किया था। आओ, कहाँ बैठोगे? आ जाओ, अंदर ही चलते हैं। पलटकर उसने बेबी कॉट उठाया, जिसमें उसकी शबाहत लिए एक बच्ची आंखें खोले दराज थी। फ्लोरा। अंदर दाखिल होते ही उसने आवाज़ दी। मेड किचन में से निकली। उसके हाथ में फीडर था जो मारिया ने ले लिया। इब्राहिम अभी और काट छाट करना चाहता है, आप उसके साथ रहें। मारिया उसे अपने साथ लिए सिटिंग एरिया में आ गई। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे सारा को सोने में। तुम्हें इतना इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। एक सियाह फार्म है, एक सफ़ेद फार्म। कितने शौहर बदल चुकी हो मारिया?
वो उसके सामने सोफे पर आकर बैठी ही थी कि उसने लफ्ज़ों का पहला तमाचा मारिया को मारा। नफीस खुलासे की पहली सतर। मारिया के चेहरे के रंग बदले और साफ नज़र आने लगा कि वो ख़ुद को काबू में रखने के लिए ही दिल में कुछ दोहरा रही है। ज़रा सी देर बाद वो मुस्कुराई और उसकी तरफ कामिल इत्मीनान से देखा। मेरा ख्याल था तुम मुझसे मिलने आए हो। वो फिर ऐसे मुस्कुराई जैसे अदन की बीवी होते तो कभी नहीं मुस्कुराई थी। ये उसने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया, जिस दीवार को देखकर अदन पहले ही मुंह मोड़ चुका था। जिसने बड़ा सा हैट पहन रखा है वो तलाल है और उसके साथ जो पिंक शर्ट में है वो ज़करिया है। दोनों इस वक्त स्कूल में हैं, वरना तुम देखते कि ये तुम्हें कभी इतने सुकून से बैठने ना देते। जिनकी तरफ वो इत्मीनान से इशारा कर रही थी वो भी सिया फाम ही थे। एक की उम्र तकरीबन 9 साल थी और दूसरा 7-8 साल का होगा। अदन हैरान हुआ। दीवार 10-15 तस्वीरों से एक ही जगह से भरी हुई थी। एक तस्वीर में मारिया और एक स्मार्ट सा लड़का मुस्कुराहट दबाए खड़ा था। सिर्फ उसी तस्वीर को अदन ने ज़रा सी देर के लिए देखा। होगा मौजूदा बॉयफ्रेंड, वो तमस्खर से हंसा। बच्चों की तस्वीर के बारे में उसने कोई भी ख्याल दौड़ाने की कोशिश नहीं की। ये जमाल है, उसने लड़के की तरफ इशारा किया जो ग्रिल फिश दुम से पकड़े खड़ा था और मारिया खुला मुंह फिश की तरफ बढ़ा रही थी। रैक्स की जगह अब जमाल ने ले ली। अदन ने टांग पर टांग जमाई और जैसे बाप बेटी टांग हिलाया करते थे वैसे ही अपनी टांग हिलानी शुरू की। मतलब हश हश मेरे शौहर। मारिया के अंदाज में फ़र्क नहीं आया था। इस वक्त युगांडा में है, वरना तुम ज़रूर जमाल से मिलकर खुश होते। शौहर, उसने बुलंद आवाज़ में बुलंद कहकहा लगाया। तुम शौहर पालने का तरद्दुद क्यों करती हो मारिया? मारिया का रंग फ़क हो गया। अदन ने खूब मज़ा लिया और हाथ बढ़ाकर फ्रेश जूस का ग्लास उठाया और मुंह से लगाया। शादी करने का तरद्दुद तो मैंने तुमसे किया था। शौहर तो मुझे अब मिला है, बीवी तो मुझे अब बनाया गया है। उसे कब तक चलता करोगी मारिया? अदन फिर से हंसने लगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। टूटते ताल्लुकात हैं, मोहब्बत नहीं। इस बात पर वो इतनी देर तक हंसा कि थक कर बेदम हो गया। मोहब्बत मारिया, मोहब्बत? तुम मोहब्बत लायक चीज़ नहीं हो। तुम नाचने गाने लड़खड़ाने तक ही ठीक हो। वो उठी और जमाल की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई। जमाल का कहना है मैं वो सुबह हूँ जो ज़िंदगी के लिए की गई और तुम बहल गई, मैं ईमान ले आई। वो भरपूर संजीदगी से बोली। उसे देख चुकी थी, उसे सुन चुकी थी, इसलिए ईमान ले आई। अदन तमस्खर से उसे देख रहा था, जैसे मजाक उड़ा रहा हो, जैसे कॉमेडी ड्रामा समझकर अभी तालियां बजाएगा। हॉलीवुड की किसी फिल्म का हीरो तुम्हारा ये मौजूदा शौहर? मारिया उसके अंदाज पर ठटकी। फिर उसने समझा और जाना कि वो किस हद तक जमाल की हित तक करने वाला है। अमेरिका के बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। जमाल इस वक्त नाइजीरिया में है। वहाँ जल्दी अमराज की एक वबा फूटी है और वो हर सूरत वहाँ रहना चाहता था। उसे भी तुम्हारी तरह शोहरत का शौक़ है। वो छूत की बीमारी के मरीज़ों की देखभाल करता है, अपने हाथों से उनके ज़ुख़म साफ़ करता है। वो तकलीफ़ से कराते बच्चों को अपने आगोश में रखता है। वो उनके वो काम करता है जो तुमसे काबिल डॉक्टर करने से पहले नाक ढाँप लेते हैं। मुझसे गैर इंसानी लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वो नाक नहीं ढाँपता, हाथ नहीं खींचता। तीसरी दुनिया का एक छोटा मोटा शहर ख़रीद लेने की इस्तात रखने वाला जमाल ये सब करता है। अदन, शायद तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा मेरी खुशकिस्मती का। ऐसी किस्मत कि जमाल मेरा शौहर होता। हाथ जोड़कर ये खुशकिस्मती मैंने खुदा से मांगी थी। ज़ख़म साफ़ करने वाली की मैंने जाकर मिन्नत की थी कि वो मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे कहा कि वो मुझे भी बीमार लाचार ही समझ ले और मेरा ज़ख़म साफ़ करते। सिर्फ़ इतना ही कि वो मुझे अपने साथ रख ले। मैंने खुदा से पहली बार दुआ की कि वो मुझे जमाल दे दे। नशे में बदमस्त होकर हर बात पर गाली निकालने वाली खुदा का नाम ले रही थी। दुआ करना सीख गई थी। अदन फिर हंसा। इस बार उसे मालूम ना हो सका कि वो किस पर हंसा। वो उसके घर में बैठा था जिसकी आराइश गवाही दे रही थी कि यहाँ एक ख़ानदान आबाद है। यहाँ कुछ लोग मोहब्बत से रहते हैं। घर खूबसूरत था, सजा हुआ, लेकिन वो नुमाइश की कोई दुकान नहीं लग रहा था। बात ख़त्म करके मारिया खामोशी से अदन को देखने लगी। लंच तैयार है अदन। वो चौंका। वो इनकार करके उठ जाना चाहता था, लेकिन वो सर हिलाकर उठ गया। वो कुछ देर और उस घर में गुजारना चाहता था। मारिया इब्राहिम को खिलाती रही। वो इतने नखरे कर रहा था कि अदन का जी चाहा कि उसकी कुर्सी उलट दे। वो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। इन्हें कहाँ से उठाया? अदन ने इंग्लिश में इतनी बेरहमी से कहा कि इब्राहिम एकदम चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा। गुस्से से मारिया का मुँह सुर्ख हो गया। तुम्हें इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए।
क्या ये सच नहीं जगह जगह से उठाकर घर में ला रखा है? मारिया ने एक नज़र इब्राहिम की तरफ देखा और उसके गाल चूमे। ये हमारे बच्चे हैं, सिर्फ ये हमें खुदा की ख़ास रहमत से मिले हैं, वो तौफीक जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, उसी से। इतने करारे जवाब पर अदन बदमज़ा हो गया। तो अब चैरिटी करके सुकून हासिल करती हो? जमाल, मुझे मिल चुका है, सुकून की तलाश नहीं। मुझे सुकून की तलाश चंद साल पहले थी, इसी तलाश का इनाम है जमाल। तुम कब कर रहे हो सुकून की तलाश? मेरे पास बहुत सुकून है। नैपकिन से होठ साफ किए। क्या ये सच है? उसने दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिका दी और उसकी आंखों में देखा। अदन उसकी आंखों में आंखें न डाल सका। मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो उस पर थूकने के लिए मिलना चाहता था, एक आखिरी धुतकार के लिए। अदन का जी चाहा अपनी हसरत पूरी कर ही ले। ड्रग्स का कीड़ा अब कैसे बन ठन कर बकवास कर रहा था। अपने लिए सुकून की तलाश जल्द ही कर लो। आलिमा भी बन गई हो या नन? मुझे तो ठीक से तुम्हारे मज़हब का भी मालूम नहीं। ये बात वो कर रहा था जिसे ठीक से अपने मज़हब के बारे में मालूम नहीं था। रब्बुल आलमीन से अपने लिए दुआ करो। खुदा के नाम भी सीख लिए हैं। नमाज पढ़ा करो। नेक भी हो गई हो। इतना हैरान मत करो। लोगों पर रहम किया करो। तुम तो फरिश्ता बन गई हो। अपने गुनाहों पर तौबा नहीं कर सकते तो शर्मिंदा होना ही सीख लो। शेख और रईस के अलावा कितनों का नाम लेकर तौबा की थी तुमने? तौबा करो तो इस यकीन के साथ करो कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम तो हैरान कर रही हो। विस्की शराब के जायके भूल गई हो। हराम से हर हाल में बच कर रहना। खुदा से माफ़ी मांगो, वो सब देता है। ट्यूनिस के खैराती अस्पताल में गलीज से स्टोर रूम में रोते भी उसने मुझे सुन लिया। हर तरह के हराम को चख चुकी मेरी ज़ुबान को बिलखते उसने मुझे सुना। यकीन जानो ऐसा हुआ। बंद करो अपना ये आवाज़। अदन उठ खड़ा हुआ। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। मेरे लिए ये फ़र्ज़ कभी किसी और ने अदा किया था अफ्रीका के सहराओं में। तुम्हारे लिए मैं अदा कर रही हूँ। वो मुस्कुराई। मुशफ़िक़ सी वो अदन को बहुत प्यारी लगी। वो उस घर से जा रहा था, जाना ही था, और वो जाना नहीं चाह रहा था। उसके दिल में आई कि वो यहीं मारिया के सामने बिछ जाए और रोने लगे, इल्तिजा करे कि मारिया उसे कहीं छुपा ले। ऐसी बातें करती वो कितनी अनहोनी लग रही थी, अरे गहरे के गले से झूल जाने वाली। वो मारिया के करीब आया और हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ाया। मारिया 2 कदम पीछे होती हैरान हुई। मुझसे दूर रहो। तुम मेरे लिए ऐसी क्यों न बनी मारिया? तुम जमाल क्यों न बने? तुम ख़रीदने वालों में से नहीं हो। सिर्फ मोहब्बत ही एक मुकम्मल इंसान को ख़रीदने का हुनर रखती है। तुमने ये हुनर सीखा ही नहीं। अदन अकड़ कर चलता हुआ मारिया के पास गया था। वो ख़ुद को घसीटता हुआ वहाँ से निकला। 100 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाने वाले से अब कोई पूछे पीछे रह जाना, हार जाना किसे कहते हैं। उसने अगली कई रातें बार में गुजारी। कई तरह के अफसोस आ लगे थे उसे, लेकिन वो हारना नहीं चाहता था। ये बातें, ये वज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अल्कोहल को अपने अंदर उडेलते उसने सब हार दिया। उफ़क़ को कैसे हार जाता? खाली हाथ रह जाने वाला उफ़क़ को कैसे जाने देता? मारिया, आह तू, मोहब्बत, जमाल, तू। वो बिच क्या जाने मोहब्बत क्या है। कोई मुझसे पूछे। बंगले में रहते मैंने एक मामूली लड़की से मोहब्बत की। है किसी में ये हौसला? मैंने की, डॉक्टर अदन ने, जिसके पीछे एक आलम पागल था। वो बड़बड़ाता रहा। ऐसे कैसे उफ़क़ को छोड़ दूँ? कितना ही गिर जाए, कितना ही भुगत ले, उफ़क़ को क्यों छोड़े वो? खुदा को मुझे अमान देना ही होगा। उफ़क़ बहुत बार उसे कह चुकी थी, तुम खुदा को मेरे लिए इतना तंग करती हो। मैं तो इल्तिजा करती हूँ, जो होता है अच्छा ही होता है। उसने अंग्रेज़ी में मसल बयान की। क्या मतलब हुआ इस बात का? वो दिल खोल कर हंसा। वो तो उसे तंग कर रहा था। यानी कि अगर तुम्हारे कहने पर भी खुदा मुझे तुम्हें ना दे तो? इतनी बड़ी बात, इतनी बदचुगनी। वो रोने लगी। तो तुम्हें कोई और मिल जाएगा, कोई रिक्शा टैक्सी चलाने वाला। ऐसी मनहूस बात, ऐसी। वो बार बार यही कह रही थी। वो बदचुगनी तो उसके लिए हुई थी। उसे याद आया, रोना तो उसे चाहिए था। काश वो ऐसी बात ना करता। ये सब उसी मनहूस साथ की वजह से हुआ। पापा, कोई लड़की है? चलते चलते उसने फ़ोन निकालकर पाकिस्तान कॉल की। लड़की? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो उसकी आवाज़ और अंदाज़ पर घबरा गए। अब आप किससे मेरी शादी करेंगे? तुम पहले पाकिस्तान तो आओ, बहुत लड़कियां हैं। क्या वाकई बहुत है? अभी भी बहुत है। क्या उनमें कोई एक उफ़क़ जैसी है? याद आई आपको उफ़क़? वही उफ़क़ जिसे ग़ुलाम अली ने फ़ोन बंद कर दिया। बदज़ात। फ़ोन को वो कान से लगाए रहा। जानते हैं आप,
वो कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। कहती है मुझ पर एक नज़र डालना नहीं चाहती, कहती है मुझ पर मोहब्बत वाजिब नहीं। इस बात का क्या मतलब है पापा? मारिया भी यही कहती है, कुछ ऐसा ही। आपने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। अब मुझे मालूम करना है। मैं तो हमेशा शान से जीता हूँ ना, अब कैसे मैं फ़ेल हो गया? सिर्फ इसी एक खेल में क्यों? मैंने तो जम कर खेला था। पहले तो उफ़क़ मेरी हर बात का यकीन कर लेती थी, अब क्यों नहीं करती? मैंने कितनी बार उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता पापा। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्या औकात है फ़रज़ान की मेरे सामने? अंधी हुई है उफ़क़, मुझे सुनना नहीं चाहती। ऐसी बहरी पहले तो नहीं थी, ऐसी बहरी वो कब से हो गई? वो नहीं मान रही फ़रज़ान को छोड़ने के लिए, वो नहीं मान रही। मैं फ़रज़ान को मजबूर कर दूँगा, वो उसे छोड़ देगा, फिर वो मेरे ही पास आएगी। फ़रज़ान उसे छोड़ ही चुका है। सड़क पर चलते वो बहुत देर तक फ़ोन से बातें करता रहा और फिर एक बार में बैठकर बड़बड़ाने लगा, मैं हर तरीका आजमा लूँगा, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। उसकी बुलंद भड़बड़ाहट पर एक दो उसे अचंभे से देख रहे थे, लेकिन इतने भी हैरान नहीं थे। ऐसी फिल्में वहाँ हज़ारों बार चल चुकी थी। इबादत गाहों में बड़बड़ाने वालों को अकीदत की नज़र नसीब हो ही जाती है। उन्हें पागल भी समझा जाता है तो ख़ास रुतबे का पागल समझते हैं। ऐसी जगहों पर बड़बड़ाने वालों को लोग मज़े से गालियां दे जाते हैं, ठोकरें मार जाते हैं, यही उनका रुतबा है। वो हलक तक शराब उड़ेल चुका था। नशा था कि आकर नहीं दे रहा था, एक ही नशा था, जाकर नहीं दे रहा था। उफ़क़ के अंदाज़ का वो मारिया को गालियां बक रहा था, फ़रज़ान की शान बयान कर रहा था, लेकिन उफ़क़ की शान में कोई गुस्ताखी न कर सका। ठीक है, अगर उफ़क़ चाहती है तो यही सही। अगर वो उसकी राह में बिछ जाए तो वो आएगी उसके पास। उसे यकीन था कि वो ज़रूर आएगी। वो पहली मोहब्बत है उफ़क़ की, वो पहला मर्द जिसके लिए उसने अपनी ज़ात के दरवाज़े खोले। उफ़क़ ये क्यों भूल रही है कि अमान से ही उसकी मोहब्बत की इब्तिदा हुई, इंतहा भी अमान पर ही होनी चाहिए। एक मशरिकी लड़की वो है, उसमें रद्द-बदल किस तरह कर सकती है? ऐसी मोहब्बत करके वो अमर हो जाती है। किसी और की ज़िंदगी में जाकर उसने ये कड़ी क्यों तोड़ी? उफ़क़ को तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसे यह हक़ किसने दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करे? अगर उसे यह हक़ इस्तेमाल करना ही था तो पूर उसे आमान में नहीं उतरना चाहिए था। सारा कसूर उफ़क़ का है। फ़रज़ान नामी ताल्लुक़ को वो आग लगा आया था, दुनिया को वो आग लगा देगा। उसकी टांग पर भारी जूते की ज़रब लगी और डूबती उभरती एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ से दफान क्यों नहीं हो जाते? कौन था जो उसके कान के पास गुर्रा रहा था? अदन ने हवा में मुक्के लहराए। उसके जबड़े पर एक ज़ोरदार घूंसा पड़ा। उसने उठना चाहा और वो गिर गया। छनाके की आवाज़ आई, शायद बहुत कुछ गिरा। उसके पेट में लातों की बारिश हो गई। वो भी हाथ पैर हिला तो रहा था, अभी उसमें हिम्मत थी। वो हाथ मार सकता था, वो हाथ लहरा रहा था, गालियाँ दे रहा था, लेकिन उठकर हर बार वही गिर रहा था। उसमें बहुत हिम्मत थी अभी भी। वो मार खा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। उसके कपड़े महलूल से गीले हो चुके थे, जाने क्या क्या कुछ गिर गया था उस पर। वो चिल्ला रहा था और जैसे उसके चिल्लाने की आवाज़ बुलंद हुई थी वैसे वैसे उसके मुंह पर, पेट में, कमर में आकर घूंसे लगते। उसे कई बार गिरबान से पकड़कर गर्दन में हाथ डालकर खड़ा किया गया, घसीटा गया। वो लड़खड़ाकर गिरता ही जा रहा था। उसे खुफिया जेल खाना याद आ गया। वो हलक फाड़कर चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, नहीं हूँ मैं दहशतगर्द, मैं पानी दो मुझे, छोड़ो कुत्तों मुझे। उसे पटखा गया, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ खब्बीसो। उसका सर किसी वज़नी चीज़ से टकराया। जलती बुझती लाइट्स उसके आगे पीछे रक्स करने लगी। वो कहाँ पड़ा है? फुटपाथ पर, सड़क पर, या किसी गंदी सी गली की गली सी जगह पर? वो फिर उसकी परवाह किसे थी? परवाह करने वाले अदन जैसे नहीं होते, वो अदन की तरह नहीं हो जाते। उसकी जेब में रखा फ़ोन बज रहा था। उसका बाप उसे फ़ोन कर रहा था। शायद अब वो अदन को कोई नई राह दिखा ले, ज़िंदगी गुजारने का कोई नया गुर, नई मश्क। अब वो उसे किसी और मैदान का रिंग मास्टर बनने के लिए कहेगा। शायद अब वो कुत्ते बिल्लियों से ऊपर का कोई और जानवर नुमा इंसान उसे सुधारने के लिए आ सके। वो अदन को बताए कि उसका बाप वो है, ग़ुलाम अली ग़ुलाम। अदन उसका बाप नहीं। उसके सर के पिछले हिस्से से खून की एक पतली लकीर कनपट्टी से होती हुई बदबूदार जगह में जज्ब हो रही थी। ऐसी ही एक लकीर उसके मुंह से निकलकर उसके गिरबान तक जा रही थी। उसमें उठकर चलने की सकत नहीं और वो फ़रज़ान को मार देना चाहता था। शराब पीकर वो बेहोश हो चुका था और उफ़क़ के साथ जीना चाहता था। अमरीकी अदालत में उसका मुकदमा चल रहा था और वो अभी भी बहुत सौ को पैरों तले मसल देना चाहता था।
उसके बाप ने उसे कभी हारना नहीं सिखाया था। वो सिकंदर आज़म बना औंधे मुँह पड़ा था। जिन इंसानों को वो पिछाड़ने गया था उनसे वो पिछाड़ आया था। वो रो रहा था मगर मान नहीं रहा था। उफ़क़ मेरी है, फरजाम उसे छोड़ देगा। वो बड़बड़ाता रहा। वो ज़िद्दी है, नहीं। वो बदनसीब है, नहीं। वो कफल ज़दा है। वो कफल जो बेहिदायतों पर लगता है, वही कफल जिसे वो तोड़ना ही नहीं चाहते। फरजाम घर आया तो तेज़ी से बिल्डिंग की सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर आया था। घर का दरवाज़ा खुला था। उसे खुशी हुई, अनजानी खुशी। रात के इस पहर, उस आखिरी पहर, ये दरवाज़ा ऐसे ही नहीं खुला। सारा घर रोशन था। जैसे वो छोड़ गया था वैसा ही नहीं। वो वैसा भी नहीं था। जिस औरत को वहाँ छोड़ कर गया था वो वहाँ नहीं थी। और घर तक आते जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो उसे दरवाजे पर नज़रें गाड़े ही मिलेगी, वो वहाँ नहीं थी। उसने सारा घर देख लिया, वो वहाँ नहीं थी। उसने बार बार देखा। हद तो ये कि उसने कपड़ों की अलमारी तक खोल खोल कर देखी। ये जो वक्त गुजर गया, ये सिर्फ़ एक वक्त नहीं था, ये एक पैमाना था जो उन्हें बता गया कि उनकी मोहब्बतें इस पैमाने में कहाँ हैं, किस दर्जे पर हैं। फरजाम ने वो दर्जा देख लिया था। ये सिर्फ़ एक रात नहीं थी, घूप रात। ये एक हिसाब किताब की रात थी। वो उसमें मौजूद मोहब्बत का हिसाब कमाल अंदाज से कर गई थी। उसे अफसोस हुआ वो वापस क्यों आया। उफ़क़ तो जा चुकी थी। वो अदन के पास गई है या वो उससे नाराज़ होकर गई है। उसने खुद से भी छुपा कर दुआ की कि वो नाराज़ होकर गई हो। उसके सारे एतराज़ात अभी भी उस पर वही थे। लेकिन एक ये दिल है जो अपने ही हुक्म सादिर करता है, अलग ही खड़ा होता है। फरजाम के पास उफ़क़ के लिए वही दिल था, वही दिल जो उफ़क़ ढाल गई थी अपनी तर्ज पर। वो बार बार उसके रास्ते में खड़ा होने के लिए तैयार था। वो बार बार उसकी मन्नत करने, गिड़गिड़ाने के लिए तैयार था। ये दिल जो अलग ही मकाम पर खड़ा होता है, पलट कर, लपक कर उफ़क़ से लिपट जाने के लिए तैयार था। एतराज़ात, शुकूक व शुबहात, गुस्सा, नफ़रत, बेगानगी, सब अभी भी वहीं थे। लेकिन क्या किया जाए कि दिल बहुत तेज़ होता है, बहुत फुर्तीला। वो उस जंग में फ़ातेह रहा। बहुत देर गुजरी। फरजाम ने सर उठाया। उसे आहट सुनाई दी। उसे ऐसी ही आहट पहले भी बहुत बार सुनाई दी थी। सिटिंग एरिया में फ्लोर कुशन पर बैठे मेज़ पर सर टिकाए फरजाम ने आंखों को उठाया। वहाँ सामने उफ़क़ खड़ी थी दरवाजे में। गहरे पाताल से वो ऊपर आया, यकदम झट से। उसके सारे यकीन सच्चे थे, उसके सारे शुकूक झूठे थे। सब दीप जल उठे। दीपक राग आबो ताब से गूंजने लगा। कहाँ थी तुम? उठकर भागकर उससे लिपटने से पहले उसने पूछा। उसे जवाब चाहिए, ठीक वही जो उन दोनों को बचा सके, वही जवाब चाहिए। तुम्हें ढूंढने। उस पर नज़र पड़ते ही वो शांत हो गई और फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने बड़े शहर में वो उसे ढूंढने निकली थी, जबकि जानती थी उसे ढूंढ नहीं सकती। जो छोड़कर चले जाते हैं वो ऐसे ढूंढने से नहीं मिलते। फिर भी वो उसे ढूंढने निकली थी। मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी, ये मुझे ढूंढने निकली थी। एक नया लोकगीत मोहब्बत के लिए लिखा जा रहा था। फरजाम चलकर उसके पास आया और उसके बिल्कुल पास नीचे बैठ गया। मैं हर सांस के साथ तुम्हारी मिन्नत करूँगी, आंसुओं का हर रंग लिए रोऊंगी। फरजाम, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूँगी। फरजाम ने बढ़कर उसे खुद में समेट लिया। लोकगीत लिखा गया। अपनी हीरोइन का हीरो बनने के लिए वो दरियाए सीन पेरिस के आसपास टहल रहा था। उसे वहाँ किसी का इंतज़ार नहीं था, ये नौबत नहीं आई थी। वो उसके साथ ही थी। गज़ब का मौसम था, अच्छी हवा चल रही थी। दरअसल काफ़ी रोमान परवर हवा थी। क्या पेरिस में ऐसी हवा चलती है? शायद ये सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए ही चलती है, उन्हीं पर असर करती है। उसकी हीरोइन एक बहुत बड़ी आइस कैंडी खा रही थी और मज़े की बात यह थी कि वो अकेली ही खा रही थी। वो उसे देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका दायां हाथ कोट की जेब में फंस चुका था, निकल ही नहीं रहा था वहाँ से। जब तक वो हाथ बाहर नहीं आएगा वो बेरहमी बनी रहेगी। उसके साथ वो आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस कोशिश में नाकाम हो रही थी। उसकी नज़रें उसी पर लगी थी। वो हंस रहा था, हाथ बरामद नहीं कर रहा था, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो तब भी हंसा था और अदन के तासरात पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ था जब बहुत से शराब खानों में से उसे ढूंढ ढांड उसने एक घूंसा जड़ा था। मैं उफ़क़ को ज़रूर छोड़ देता अगर मैं अदन होता, उसने कहा था। अदन पर जैसे सभी आसमानी बिजलियाँ आ गिरी। उसकी शक्ल बता रही थी ऐसा हुआ है, वो बुरी तरह से पिट चुका है। उफ़क़ को आइस कैंडी बिल्कुल मज़ा नहीं दे रही थी। उसे फरजाम पर गुस्सा भी आ रहा था। गिटार लिए एक बेहद खूबसूरत लड़के जेफ बेक ग्लोकार को गा रहा था। यकीनन वो अपने सामने बैठी लड़की पर अपना जादू जगाना चाहता था और यकीनन वो उसे कुछ और बताना चाहता था। आई एम इन लव, ओह आई एम इन लव।
कोट से हाथ बरामद हो चुका था, हाथ मुट्ठी बंद था, यकीनन उसमें कुछ ख़ास था। आई एम ऑल शॉक अप, वेल माई नीज आर शेकिंग, माई हैंड्स आर गेटिंग वीक एंड टू स्टैंड ऑन माई ओन टू कांट सीम। मुसरत की एक तेज़ लहर उफ़क़ में जागी। बंद मुट्ठी के साथ फरजाम घुटनों के बल झुका। प्यार के पहले शहर में रहने वाले ऐसे मनाज़िर पर जश्न मनाते हैं। आसपास इर्द गिर्द फैले हुए लोग फ़ौरन मतवज्जा हुए। वो उठ खड़े हुए, कुछ सिर्फ गर्दनें मोड़कर देखने लगे। वो जानते थे उन्हें क्या करना है। आई फियर, आई एम इन लव, ओह आई एम इन लव। उसने बंद मुट्ठी खोली, अंगूठी को 2 उंगलियों में लिया। गुस्ताख आईफिल के टावर ने ज़रा सा झुक कर देखा। रिवायत जिंदा जारी थी। मोहब्बत के इजहार की रस्म निभाई जा रही थी। सदियों पहले की, सदियों बाद की, सिर्फ यही एक रस्म जिंदा जावेद कर देने के लिए काफ़ी है। नामहसूस तौर पर नौजवान लड़के लड़कियों का, बूढ़ों का, बच्चों का एक दायरा बन गया। सब ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। वो उस बददेसी के कुछ कहने के इंतज़ार में थे। वो उसके सामने खड़ी लड़की की शर्मगी मुस्कुराहट के इंतज़ार में थे। यह अंगूठी तुम्हारी है, इस अंगूठी को थामने वाला हाथ तुम्हारा है, इस हाथ के मालिक का दिल तुम्हारा है। क्या ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारा हीरो बन सकता है? उफ़क़ ने एक बुलंद बाग कह कहा फ़िज़ा में छोड़ा। हाँ, वो ज़रा सा चिल्लाई। अंगूठी से उसका हाथ दमकने लगा और अंगूठी पर उफ़क़ ने अपने होंठ रख दिए। दायरे की सूरत खींचे। लोगों ने दिल खोलकर तालियां बजाई। जेफ बेक का आई एम इन लव, आई एम इन लव तेज़ हो गया। मोहब्बत की रस्म निभा दी गई और मोहब्बत मुक़द्दस ठहरी। तो ये नावल हो गया यहाँ ख़त्म। क्या मतलब, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? मुझे लगा कि अभी बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, लेकिन नावल यहाँ पर एंड होता है। तो फाइनली हमारे हीरो हीरोइन मिल चुके हैं और अच्छी खासी फरजाम ने पिटाई कर दी है अदन की, जो वो डिज़र्व करता था। बहुत अच्छा किया फरजाम ने, लेकिन वो बार में कैसे पहुंचा? वो तो उफ़क़ के पास जा रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा नावल में बहुत सारे पेजेस हैं अभी बाकी हैं, लेकिन नहीं जी, यहाँ तो कोई और ही नावल स्टार्ट हो रहा है। नावल का नाम है सौदा। हो सकता है इसकी राइटर भी हो समैरा हमीद। वैसे वो जो सीन था जहाँ अदन की पिटाई हुई, मुझे लगा राइटर अभी उसे एक्सप्लेन करेंगे कि अदन को पीटने के लिए फ़रजाम वहाँ कैसे पहुँचा। मतलब फ़रजाम ऑलरेडी बाहर गया था, लेकिन उसने वहाँ मुंह पे पानी के छींटे मारे और शायद उसी वक्त ही उसने अदन की बड़बड़ाहट सुन ली होगी और उसे पता चल गया होगा कि सारा मामला क्या है और वो सब समझ गया होगा, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है। आई थिंक सो कि राइटर ने यही लिखा है। शायद मेरी ज़हानत को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ होगा। वैसे नावल कोई सेकंड और थर्ड मैरिज बेस्ड नहीं है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ लिया था, किसी ने कमेंट में लिख दिया था कि ये नावल सेकंड और थर्ड मैरिज बेस्ड है, लेकिन वो सीन किसी और नावल का था, क्योंकि उसमें जो सीन्स थे वो इस नावल के नहीं थे। उसमें भी कैरेक्टर फरजाम ही था, तो शायद मुझे कन्फ्यूजन हो गया हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन नावल अच्छा था। एंडिंग में मुझे थोड़ी सी कुछ मिसिंग सी लगी। मुझे लगा एंडिंग थोड़ा और 1-2 सीन होना चाहिए था एंडिंग में और कुछ ज़्यादा। आई थिंक सो। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये नावल हो गया यहाँ ख़त्म। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। अभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं नेक्स्ट नावल क्या रीड करूँगी। हो सकता है मैं सुमैरा हमीद का एक और नावल रीड करूँ, या मैं नीलम रियासत का नावल रीड करूं, या हो सकता है मैं अना इलियास का नावल रीड करूं, या बहुत सारे नावल हैं। देखते हैं कल क्या मैं रीड करती हूँ। बहुत सारे नावल हैं जिनको मैंने सोच रखा है रीड करने के लिए। तो हम मिलेंगे कल किसी और नावल के साथ। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। ओके, टाटा, बाय।